देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पीएम मोदी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। इसी कड़ी में पीएम मोदी ने आज उत्तराखंड में रैली को संबोधित किया। उसके बाद राजस्थान के करौली पहुंचे पीएम मोदी, जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि 4 जून को क्या परिणाम होगा वो आज करौली में स्पष्ट दिख रहा है। करौली बता रहा है कि 4 जून 400 पार होगा। पूरा राजस्थान बता रहा है कि फिर एक बार मोदी सरकार। यहाँ आपका ये आशीर्वाद, इतनी बड़ी संख्या में पधारे मेरा युवा साथी और शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों का ये स्नेह देश के लिए बड़ा संदेश है। 4 जून को क्या परिणाम होगा वो आज करौली में स्पष्ट दिख रहा है। करौली बता रहा है 4 जून 400 पार। 4 जून और पूरा राजस्थान कह रहा है फिर एक बार। तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के अनूपगढ़ में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि किसान सड़क पर उतर गए और मीडिया में क्या आता है, आतंकवादी हैं, बेरोजगारी की बात कभी आएगी नहीं, महंगाई की बात कभी नहीं आएगी। भाजपा का काम आपका ध्यान भटकाने का है। किसानों का एजिटेशन हुआ, किसान सड़क पे उतर गए। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पूरे देश में। और मीडिया में क्या आता है? आतंकवादी हैं। मीडिया में आता है और बीजेपी के लोग कहते हैं आतंकवादी हैं। बेरोजगारी की बात कभी नहीं आएगी, महंगाई की बात कभी नहीं आएगी। इनका काम आपका ध्यान भटकाने का है। ये सिर्फ चाहते हैं कि पिछड़े वर्ग के मुद्दे, किसानों के मुद्दे, गरीबों के मुद्दे नेशनल और रीजनल मीडिया पे ना आए। और इनके जो मालिक हैं, इनको करोड़ों रुपए सरकार देती रहती है। तो वहीं हरियाणा के महेंद्रगढ़ के कनीना के गांव उल्हानी के पास स्कूल बस पलटने से भीषण सड़क हादसा हो गया है। इस दुर्घटना में 6 बच्चों की मौत हो गई और 15 गंभीर रूप से घायल हो गए। तो वहीं इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर संवेदनाएं व्यक्त की है। उन्होंने लिखा, हरियाणा के महेंद्रगढ़ में हुआ बस हादसा अत्यंत पीड़ादायक है। मेरी शोक संवेदनाएं उन सभी परिवारों के साथ है जिन्होंने इस दुर्घटना में अपने बच्चों को खोया है। इसके साथ ही मैं सभी घायल बच्चों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन पीड़ितों और उनके परिजनों की हर संभव सहायता में जुटा है। महेंद्रगढ़ स्कूल के मामले में हरियाणा के परिवहन मंत्री ने बड़ा एक्शन लिया है। हरियाणा के परिवहन मंत्री असीम गोयल ने पूरे प्रदेश के स्कूलों की बसों की फिटनेस चेक करने के आदेश दिए हैं। जिला शिक्षा अधिकारियों को फिटनेस चेक करने के लिए सर्कुलर भी जारी होगा। बता दें कि स्थानीय डीटीओ को स्कूल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के भी आदेश दिए गए हैं। जो महेंद्रगढ़ के का ये जो स्कूल का बस हादसा हुआ है, बहुत ही द्रवित करने वाला और दिल को दुखाने वाली एक बहुत ही दुखदायी घटना है। मैं दिवंगत सभी आत्माओं के प्रति परमात्मा के श्री चरणों में विनती करता हूँ, सभी परिजनों को संबल दे। और निश्चित रूप से मैंने जो हमारे विभाग के उच्च अधिकारी हैं उनको जांच के आदेश दिए हैं। हम एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी भी बनाने जा रहे हैं, जहाँ से एक अच्छे सीनियर ऑफिसर की नेतृत्व में पूरी घटना की हमें बारीकी से जांच करके बताएंगे। और हमने लोकल जो डीटीओ हैं उनको भी आदेश दिए हैं, वो अपनी तरफ से स्कूल के ऊपर भी कार्रवाई करने के लिए जो है एफआईआर रजिस्टर कराएंगे। और हमारा जो अधिकारी इसमें संलिप्त पाया गया, लापरवाही, जिसने बस की डॉक्यूमेंट पूरे नहीं चेकिंग की है, ऐसे एक अधिकारी को भी सस्पेंड करने के लिए हम जो है एक
कमेटी बनाकर जो है कार्रवाई कर रहे हैं और मैंने उच्च अधिकारियों को जांच के आदेश दिए हैं। कड़ी जांच होगी, बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से जो भी इसमें दोषी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। वहीं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जालौर बागरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने पिछले 15 साल से जालौर सिरोही संसदीय क्षेत्र में बीजेपी के सांसद हैं, लेकिन आज तक कोई विकास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, आप एक बार कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत को मौका दें तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जालौर सिरोही के विकास के काम के अग्रिम रूप में होंगे, जिसमें मेरा 50 सालों का अनुभव भी काम आएगा। तो वहीं उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी जाति और धर्म के नाम पर राजनीति करती है, जिससे मतदाता भ्रमित होता है। आपको बता दें कि इस बार जालौर से कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को टिकट दिया गया है और जिसके लिए उन्होंने वोट देने की अपील की है। धन्यवाद करता हूं, उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को मान करके देश हित के अंदर जो उन्होंने खुद ने कहा कि संविधान की धज्जियां उड़ रही है, बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था। लोकतंत्र खतरे के अंदर, देश के अंदर जिस प्रकार से व्यवहार हो रहा है भारत सरकार के अंदर, किस प्रकार से इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से करप्शन जो हुआ है, ईडी को भेजो और 50 करोड़ 100 करोड़ 200 करोड़ मंगा लो, ईडी का केस खत्म। सुप्रीम कोर्ट को रोक लगानी पड़ेगी। आप सोच सकते हैं कि इतने बड़े घोटाले होने के बाद में भारत सरकार की तरफ कोई तरह का वक्तव्य नहीं आया। दीपा पोती वाली बातें तो प्रधानमंत्री जी करते हैं मीटिंगों के अंदर, प्रॉपर वे में आना चाहिए था। क्या मंशा थी, क्यों होगा, कोई मतलब नहीं। वो परवाह नहीं कर रहे हैं, लोग क्या सोचेंगे वो परवाह नहीं करते। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जमकर प्रचार प्रसार कर रही है। इस दौरान डिंडौरी जिले के बमहनी गांव में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते के लिए उन्होंने वोट की अपील भी की और साथ ही साथ इस दौरान जनसभा को संबोधित भी किया। सम्मान निधि, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला की योजना, ऐसे अनेक योजना जिसका लाभ गरीब आदमी को मिला है। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण की योजना 80 करोड़ लोगों को कोविड के समय राशन बांटने का काम किया। देश भर के 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन बांटने का भी काम हुआ है। ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी की गारंटी। मैं उस समय यहां जब आया था, मुझे याद है जब प्रधानमंत्री हमारे अटल जी थे, तब मैं इस बमनी गांव में उस समय प्रारंभ करने के लिए आया। बमनी बहुत बार आया, परंतु बमनी का ये जो मार्ग आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री सड़क, अब तो चकचकाते रोड बन गया है। हमारे मोती से लेकर के आपके बजाज को जोड़ दिया। हमारे यहां रजरा, बजरा, गौरा, कन्हारी, हर क्षेत्र को आप देख सकते हैं। ये जितने हमारे मुख्यमंत्री जी, ये बहेगा जनजाति का क्षेत्र, हम बाहुल है, चाड़ा है, हमारे धोरकट्टा में हमारे अर्जुन भाई रहते हैं। ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जिन गांवों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने गोद में लिया है। अभी अभी जनमन की योजना, प्रत्येक बहेगा परिवार को हम तो 1000 रुपए शुरू किए, कांग्रेस आई बंद कर दे। ये इनके साथ में जो अन्याय हुआ, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी मध्य प्रदेश में, फिर योजना को हमने प्रारंभ कर दिया। यही भारतीय जनता पार्टी की गारंटी है नरेंद्र मोदी जी कि जिन गरीबों के लिए हम काम करते हैं उसको प्रामाणिकता के आधार पर आम आदमी तक पहुंचाने का काम भी मध्य प्रदेश की सरकार ने, भारत की सरकार, देश की सरकार नरेंद्र भाई मोदी जी ने आप सब लोगों तक पहुंचाया। आगे बढ़ेंगे, जहां आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। दरअसल आए दिन शराब घोटाले से जुड़े कई प्रकरण में लगातार सुनवाई भी हो रही है और आपको झटके पे झटके भी मिल रहे हैं। ईडी की जांच की आंच तो कई नेताओं तक पहुंच ही चुकी है और अब जो जानकारी मिल रही है वो दरअसल ये है कि अमानतुल्लाह खान को भी तलब किया जा सकता है। रिपोर्ट देखिए।
दिल्ली में नई शराब नीति के लागू होने के बाद दिल्ली वासियों के अच्छे दिन तो शुरू हो गए थे, लेकिन ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी के दिन अब खराब हो चुके हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस नई नीति के आते ही आए दिन आम आदमी पार्टी अदालतों के चक्कर काट रही है। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल न्यायिक हिरासत में हैं, तो दूसरी तरफ शराब घोटाले के मामले को लेकर कई सुनवाई हो चुकी है, जिससे अभी तक सिर्फ आपको ही नुकसान हो रहा है। हालांकि आम आदमी पार्टी की ओर से राहत की बात तो हो रही है और सत्य की जीत की भी बात कही जा रही है। भाई कैमरा पीछे कर ले भाई। कैमरा पीछे कर लगी थी पुलिस रिमांड के लिए, उसमें जो ग्राउंड्स लिखे थे वो लीगली बिल्कुल सस्टेनेबल थे ग्राउंड, वो जिसको मैं कह सकता हूँ कि बेबुनियाद ग्राउंड थे। पर केजरीवाल जी ने रिक्वेस्ट की कोर्ट को कि मैं व्यक्तिगत रूप से कुछ कहना चाहता हूँ, जो कोर्ट ने अलाउ किया और उन्होंने बताया डिटेल में कि मेरे खिलाफ क्या एविडेंस है। कोई एविडेंस नहीं है, एक गवाह का बयान है जैसे भी है। उसके बाद आखिर में उन्होंने कहा कि मैं पुलिस रिमांड को ऐसे अपोज नहीं करता हूँ और जितना भी आप चाहे मेरे को कस्टडी में रख सकते हैं, मैं पूरा कॉपरेट करूँगा। लेकिन उसके बाद हमने जैसा आपको कहा कि ये हम जो कह रहे हैं कॉपरेट करेंगे, इसका अर्थ ये नहीं है कि हमने जो ग्राउंड इनके लिखे हैं उनको मान रहे हैं। इनके ग्राउंड जो है वो हम अपोज कर रहे हैं कि इनके इन ग्राउंड पर पुलिस रिमांड नहीं दिया जा सकता। पर हमारा क्लाइंट खुद कह रहा है कि मैं पुलिस रिमांड दे दो, मैं कॉपरेट करने को तैयार हूँ, इसलिए शायद अब जज साहब ऑर्डर दें। शराब नीति को लेकर शुरू हुई जांच अब कई दूसरे मामलों तक भी पहुंच चुकी है। ईडी ने पिछले दिनों आपके कई नेताओं को भी तलब किया, लेकिन अब इस लिस्ट में एक और नया नाम भी जुड़ चुका है। दरअसल दिल्ली वक्फ बोर्ड में नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार करने का मन बना लिया है। मामले को लेकर ईडी ने दिल्ली कोर्ट का रुख किया है और आप विधायक के खिलाफ गैर जमानती वारंट की मांग की। दरअसल केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने आरोप लगाया कि खान अग्रिम जमानत याचिका दायर करके और जांच में शामिल नहीं होकर मामले में एक गवाह से एक आरोपी की भूमिका में आ गए हैं। ईडी की ओर से आवेदन में यह भी कहा गया कि एजेंसी अमानतुल्लाह खान के खिलाफ जांच खत्म नहीं कर सकती क्योंकि उनके सामने पेश नहीं हुआ जा रहा है। ईडी के अनुसार अमानतुल्लाह खान ने 23 जनवरी, 31 जनवरी, 9 फरवरी, 19 फरवरी, 26 फरवरी और 4 मार्च को पूछताछ के लिए जारी किए गए समन का पालन नहीं किया था। बता दें कि पूरा मामला पिछले साल अक्टूबर का है, जब अमानतुल्लाह खान और कुछ अन्य लोगों से जुड़े परिसरों पर छापे मारने के बाद दावा किया गया था कि आप विधायक ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की अवैध भर्ती के माध्यम से अपराध की आय के रूप में नकदी अर्जित की थी और उन्होंने अपने सहयोगियों के नाम पर अचल संपत्ति खरीदने में रकम का इस्तेमाल किया। बहरहाल जिस तरीके से आए दिन आपके नेता और आपके वकील कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, उससे फिलहाल तो आम आदमी पार्टी मुश्किलों से घिरी हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में इंतजार 15 अप्रैल तक का करना होगा कि आखिर आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को जेल मिलती है या फिर बेल मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज। आगे बढ़ेंगे जहां दिल्ली शराब घोटाला मामले में बीआरएस नेता के कविता की मुश्किलें बढ़ चुकी है। अब सीबीआई ने के कविता को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक के कविता ईडी की हिरासत में तिहाड़ जेल में है। सीबीआई ने उन्हें वहीं गिरफ्तार किया है। बता दें कि के कविता से मंगलवार को सीबीआई ने तिहाड़ जेल में पूछताछ की थी। दरअसल के कविता पर साउथ ग्रुप की प्रमुख सदस्य होने का आरोप लगाया गया है। आरोप है कि साउथ ग्रुप ने दिल्ली में शराब लाइसेंस के एक बड़े हिस्से के बदले में दिल्ली में आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। कि कविता पर शराब कारोबारियों के साउथ ग्रुप से जुड़े होने के बड़े आरोप है। तो वहीं बिहार के आरा शहर के जेल रोड पर सिलाई मशीन और प्रसाद मोबाइल की दुकान में भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों की संपत्ति के जलकर खाक होने की आशंका है। बता दें कि सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की टीमें पहुंची और आग पर काबू पाया गया। बता दें कि इस दुकान के अगल बगल काफी संख्या में और भी दुकानें थी, जो कि गनीमत रही कि वो बच गई। आग आखिर कैसे लगी इसका खुलासा नहीं हो पाया है। वहीं समाज सेवी दीपक कुमार अकेला ने बताया कि जो भी घटना है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, उचित मुआवजा मिलनी चाहिए। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि उचित मुआवजा जिसका दुकान जला है उसको मिले। एक पर एक आग लग गया, पूरा 2-3 दुकानें जल कर खाक हो गई हैं। तुरंत फायर ब्रिगेड को हम लोग खबर किए हैं और फायर ब्रिगेड आके इनका जान माल के संपत्ति को बचाया है। फिर भी बहुत सारे सिलाई मशीन और जितना मोबाइल बहुत सारे जल गए हैं। बहुत ही अशोभनीय घटना है और मैं इसका घोर निंदा करता हूं और प्रशासन से मांग करता हूं कि इनको मुआवजा दिया जाए। बहुत गरीब व्यक्ति क्या लगता है, कुछ पता चला है? पता चलने का अभी तो कोई पता नहीं चल रहा। लोग ऐसे बता रहे हैं कि कोई बिजली शॉर्ट सर्किट से भी आग लग सकती है। दुकान का क्या नाम था? प्रसाद मोबाइल सेंटर। और बगल में सिलाई मशीन? सिलाई मशीन है इनका, सरदार जी का, वो तो बच गया है, मगर 2 दुकानें जल गई हैं।
खाक हो गई है। मैंने समझे कि इनका कुछ नहीं बचा। दीपक कुमार अकेला, समाज सेवी, जेल लोडारा। आगे बढ़ेंगे जहां खबर यूपी के गाजीपुर से है। ईद का त्योहार मनाया जा रहा है, जिसे लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी हैं। जिलाधिकारी आरिका खौरी और पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने लगातार जिले में जायजा भी ले रहे हैं और ईद शांतिपूर्वक मनाया जा सके इसकी भी सुनिश्चित कर रहे हैं। डीएमएसपी द्वारा विश्वेश्वरगंज स्थित ईदगाह पर ईद की नमाज को अपनी उपस्थिति में सकुशल और शांतिपूर्वक संपन्न कराया गया। देखिए, आज ईद के अवसर पर हमारे जनपद में लगभग 550 ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज अदा की गई है और सभी जगह शांतिपूर्ण ढंग से नमाज अदा की गई। और अभी विश्वेश्वरगंज ईदगाह पे हम सब हैं और यहाँ पर भी 2 शिफ्ट में नमाज होती है। प्रथम शिफ्ट की नमाज हो गई है और सेकेंड शिफ्ट की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से चल रही है और जल्दी वो भी समाप्त हो जाएगी। और हर जगह हमारे पुलिस फोर्स और मजिस्ट्रेट तैनात हैं और साफ़ सफाई वगैरह की व्यवस्था की गई है और सभी लोग सौहार्दपूर्ण वातावरण में ईद का त्यौहार मना रहे हैं। और सबसे अपील करती हूँ कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में ईद का त्यौहार मनाएं और चूँकि निर्वाचन की प्रक्रिया भी चल रही है तो आदर्श आचार संहिता का भी पालन करें। और इन्हीं खबरों के साथ चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें TNP न्यूज़। नमस्कार।